हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आप लोग का क्लास 10th का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है द हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का थर्ड वीडियो लेक्चर है। आप लोग का मैं दो वीडियो लेक्चर ख़त्म किया जिसमें से मैंने दो वीडियो में पूरा का पूरा बेसिक बताया था। इस चैप्टर में मैंने नेशनलिज्म क्या है, नेशन स्टेट क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में डिस्कस किया। आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। फिर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स का डिस्कशन किया था, वो क्या सफरेज क्या होता है, जिसमें एब्सोल्यूट यूरोपियंस, फेमिनिस्ट, एलगोरी, ये सब के बारे में डिस्कस किया। फिर नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में जाना इंपॉर्टेंट टर्म्स में ही आ जाता है ये सब। फिर उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखा, इसमें नौ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखा। फ्रेडरिक शोरियो देखा, नेपोलियन बोनापार्टे देखा, केशर विलियम देखा, गुसेपे मजीनी के बारे में जाना। उसके बाद फिर हम लोग ने इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में जाना। नौ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना। फ्रेंच रिवोल्यूशन, सिविल कोड, ट्रीटी ऑफ वेना, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, ज़ोल्वेरिन, एक ये कस्टम यूनियन था, ज़ोल्वेरिन कस्टम यूनियन है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये फिर हो गया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, वल्कन्स टेंशन, ये सब सारा चीज़ हम लोग में देख चुके हैं। ये दो वीडियो लेक्चर में हम सारा बेसिक आपको क्लियर कर चुके थे, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने क्या वाला हूँ, तो वो बताने वाला हूँ द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपके बुक का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आपकी बुक के फर्स्ट टॉपिक को मैं स्टार्ट करूँगा आज के वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। फ्रेंच रिवोल्यूशन आप लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे कि कब स्टार्ट हुआ था, 1789, विच वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म। और यही सबसे मेन रीज़न था नेशनलिज्म की फीलिंग जागने का। क्या मेन रीज़न है, तो वो है हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन का कारण ही यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग जागी थी। और उसके बाद फ्रेंच पीपल डिमांड क्या करने लगे थे, एब्लिशमेंट ऑफ मोनार्ची एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद वहाँ के फ्रेंच के पीपल क्या डिमांड करने लगे, मोनार्ची सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए और इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिश किया जाए। ये हमारा था फ्रेंच। ये हम लोग क्लास 9 में भी देख चुके थे कैसे वहाँ पे लुइस 16 का वहाँ राज था। फिर आफ्टर दैट फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची फॉर्म किया गया, फिर वहाँ पर फिर डेमोक्रेसी फॉर्म किया गया था। तो ये सब सारे बातें हम लोग क्लास 9 में देख चुके हैं, ठीक है। तो उसका मेन जो क्या था, तो फ्रेंच स्टार्ट हुआ था वो 1789 में हुआ था, और वही सबसे बड़ा मेन कारण था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच पीपल क्या डिमांड करने लगे थे, एब्लिशमेंट ऑफ मोनार्ची सिस्टम को एब्लिश खत्म कर दिया जाए, उसके बाद डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेजर चेंजेस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवोल्यूशन। बहुत सारे चेंजेस आए थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के समय में, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कस करें तो पहला पॉइंट क्या बोला, ला पैट्रन एंड ले सिटीजन। ला पैट्रन मतलब द फादरलैंड एंड ले सिटीजन मतलब द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। मतलब ये सिटीजन उस लैंड में जितने भी सिटीजन थे सबको यूनाइट कम्युनिटी में यूनाइट किया गया और सबको इक्वल राइट्स दिया गया, ठीक है। सबको इक्वल राइट्स दिया गया, मतलब ले सिटीजन मतलब सिटीजन ऑफ द कैटेगरी, सबको इम्फोसाइज किया गया, सबको यूनाइट किया गया और सबको इक्वल राइट्स दिया गया, ठीक है। फिर पावर क्या हुआ, पावर ट्रांसफर हुआ मोनार्ची से कॉमन पीपल को। वहाँ जो पावर था मोनार्ची के पास, उस मोनार्ची का पावर को ट्रांसफर कर दिया गया किसको, डेमोक्रेसी का, कॉमन पीपल में आ गया, डेमोक्रेसी आ गया, ठीक है। फिर इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, ठीक है। अब जैसे मोनार्ची का अलग फ्लैग था, वो फ्लैग के लिए हम जब कम्युनिटी किसी एक कम्युनिटी के अंदर, किसी एक कल्चर के अंदर एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, उसका एक फ्लैग होता है, ठीक है, उसका एक नेशनल फ्लैग होता है। तो एक नेशनल फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, ठीक है। फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज, फिर फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। न्यू नेशनल एंथम कंपोज एंड ओथ के, फिर न्यू नेशनल एंथम को कंपोज किया गया, साथ साथ शपथ लिया गया, देश के प्रति शपथ दिलाया गया सबको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम नेशनल असेंबली। मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो भी होता वो इलेक्ट किया जाता था किसको, कॉमन पीपल के द्वारा, और जो स्टेट जनरल जो मीटिंग होता था उसको रीनेम करके क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली। मतलब स्टेट जनरल पहले जो भी कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे ये किंग तय करते थे, ठीक है, वहाँ के किंग तय करते थे। आफ्टर दैट क्या हुआ कि स्टेट जनरल को भी इलेक्ट कौन कर सकते हैं, अब कॉमन पीपल में कॉमन इलेक्ट करने लगे, और स्टेट जनरल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया था, नेशनल असेंबली रख दिया गया था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वेर एब्लाइज। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ मतलब क्या, मतलब कस्टम ड्यूटी लगता है कि फॉरेन से कोई बाहर से कोई भी चीज़ आता है उस पर लगता है कस्टम ड्यूटी। तो ये जो कस्टम जो इंडिया में जो लग रहा था कस्टम ड्यूटी, मतलब इंडिया कहते हैं, जो अपने कंट्री में ही लग रहा था कस्टम ड्यूटी, उसको बंद करके क्या कर दिया गया था, वो
सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था। कस्टम ड्यूटीज़ बाहर के चीज़ों के लिए होता है, इंटरनल चीज़ों के लिए नहीं। अगर आप एक कंट्री में अगर आप कोई भी चीज़ को मंगा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ नहीं लग सकता, लेकिन अगर आप बाहर से मंगा रहे हैं तो आपको उस पर कस्टम ड्यूटीज़ आपको देना पड़ता है, ठीक है। इंडिया की बात को नहीं मैं बता रहा था, ये यूरोप की बात को मैं बता रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेशनलिज्म आइडिया टेकन एब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मी, और फिर नेशनलिज्म की आइडिया को लिया गया, टेकन एब्रॉड बढ़ाया गया किसके द्वारा, तो फ्रेंच आर्मी के द्वारा नेशनलिज्म की आइडिया को बढ़ाया गया था बाय फ्रेंच आर्मी, ठीक है। फिर ये था हमारा 1789 में क्या हुआ था, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। उसके बाद वहाँ के लोगों ने मोनार्ची सिस्टम को एब्लाइज कर दिया और फिर से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद भी बहुत सारा चेंजेस आए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसको डिस्कस किया मैंने, एक एक पॉइंट के आपके साथ डिस्कस किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1799 में नेपोलियन सीज पॉलिटिकल पावर, मतलब क्या कि डेमोक्रेसी तो इस्टेब्लिश हुआ था लेकिन वेल सेटअप नहीं होने के कारण क्या हुआ था, फिर नेपोलियन की एंट्री, और उसके 1799 में फिर से फ्रांस में क्या कर दिया था, पॉलिटिकल पावर को सीज कर लिया था। और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिविल कोड और नेपोलियन कोड इन 1804 में नेपोलियन ने सिविल कोड और नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। सिविल कोड में कुछ सिस्टम उन्होंने बनाया, रूल बनाया, जिसमें कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फ्रांस में जो डेमोक्रेसी लागू हुआ था, उससे कॉमन पीपल में जो पावर था उसको फिर से सीज कर दिया गया था बाय नेपोलियन, क्योंकि वहाँ पर वेल सेटअप नहीं होने के कारण, डेमोक्रेसी को वेल सेटअप नहीं होने के कारण फिर से नेपोलियन ने वहाँ के पावर को सीज कर, पॉलिटिकल पावर को सीज करके वहाँ से नेपोलियन कोड को इंट्रोड्यूस किया इन 1804 में, ठीक है। नेपोलियन कोड या और सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रूल लागू किया, तो उसका कुछ रूल में कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो हम लोग एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला एडवांटेज में पहला पॉइंट क्या, इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के अनुसार सबको इक्वली ट्रीट किया गया था, ठीक है। इक्वल, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। राइट टू प्रॉपर्टी, हर को राइट, सबको अपना प्रॉपर्टी का अधिकार हो, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी लागू किया गया, ठीक है। फेडरल सिस्टम बाज ऑब्लाइट, फेडरल सिस्टम मतलब कि कोई किसी को प्रेशराइज नहीं करेगा वर्क करने के लिए, कोई किसी से ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएगा, उस सिस्टम को बंद किया गया। फ्री पेशेंट फ्रॉम सेफ्रॉन, मतलब फ्री पेशेंट फ्रॉम सेफ्रॉन मतलब कि जो लैंडलॉर्ड थे, वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे जो ज़बरदस्ती वहाँ के पेशेंट्स को अपने लैंड में काम करवाते थे, उनको पैसा कम करते थे, वो सब सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन बेर रीनेम, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को फिर से रीनेम किया गया था, ठीक है। ये यहाँ तक था, ये आपका एडवांटेजेस था किसका, नेपोलियन कोड का और सिविल कोड का, ये एडवांटेजेस है। उसके बाद एक और एडवांटेज है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया था, ठीक है। अब हम लोग डिसएडवांटेजेस देखेंगे नेपोलियन कोड का। डिसएडवांटेजेस क्या था, जैसे उन्होंने रूल बनाया तो वो कुछ रूल ऐसे बनाए जो पीपल के वेलफेयर के लिए था, और कुछ रूल ऐसे बनाए जो पीपल के वेलफेयर के नहीं था। पहला, उन्होंने टैक्स को इंक्रीज़ कर दिया था, जो उन्होंने टैक्स को वहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया था। सेंसरशिप बेर इम्पोज, उन्होंने सेंसरशिप को इम्पोज कर दिया था, ठीक है। और सारे लोग को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करवाते थे, मतलब ठीक है, फोर्स टू ज्वाइन फ्रेंच आर्मी, हर एक इंडिविजुअल पर्सन से वो फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करवाना चाहते थे, ठीक है। ये था नेपोलियन कोड का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एक बात बता दूं कि आपको नेपोलियन कोड से डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन कोड से हर हाल में। तो आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आपको हर हाल में याद रहना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या एडवांटेज था नेपोलियन कोड में, क्या क्या डिसएडवांटेज था, ठीक है। इसलिए नेपोलियन को गुड भी बोला जाता है और कहीं कहीं पे बैड भी बोला जाता है। बैड क्यों बोला जाता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया था। उन्होंने सेंसरशिप को इम्पोज किया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया था, और उसके बाद ज़बरदस्ती वो हर लोग से आर्मी में ज्वाइन होने के लिए बोलते थे, ठीक है, जिसके कारण से उनको बैड बोला जाता है। गुड इसलिए बोला जाता था, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस किया, फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, फिर फेडरल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, फ्रीड पेशेंट फ्रॉम सेफ्रॉन, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रीनेम किया गया। ये सारा था उनका एडवांटेज नेपोलियन कोड का। तो आपका पहला टॉपिक ख़त्म हो गया, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन का, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ क्या कि 18th सेंचुरी के समय में
टिल मिड 18th सेंचुरी के समय में वहाँ पे कोई नेशन स्टेट नहीं था, ठीक, कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी, वहाँ का स्ट्रक्चर जो था सोसाइटी का, मेनली दो थे, एक एरिस्टोक्रेसी, दूसरा पीसेंट्री। ठीक है, ये आपको मैंने पहले ही बेसिक वीडियो में आपको बता चुका था एरिस्टोक्रेसी में क्या है, पीसेंट्री में क्या था। ठीक है, इसके बाद एक नया सोसाइटी का फॉर्म किया गया था, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास, जिसमें से ये इंटरलिस्ट आने के कारण इसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग थे, जिसमें डॉक्टर, टीचर्स वगैरह थे। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा लिबरल नेशनलिस्ट थे, यही लोग थे जो नेशनलिज्म के लिए आगे आए थे। ठीक है, न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, और इन्होंने नेशन स्टेट्स का नेशन स्टेट्स का डिमांड रखा था, हर नेशन का इस्टेब्लिश किया था। तो हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है, टिल मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट। 18वीं सेंचुरी के मिडिल में कोई यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। वहाँ की सोसाइटी को मेनली दो तरह के सोसाइटी था, एक था एरिस्टोक्रेसी, दूसरा था पीसेंट्री। एरिस्टोक्रेसी में क्या होते थे, इसमें हाई क्लास लैंडलॉर्ड रहते थे। ठीक है, और हाई क्लास लैंडलॉर्ड और उनका पॉपुलेशन ही बहुत कम रहता था, और वो डोमिनेटिंग होते थे, उनके पास सारा राइट्स रहता था। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी में मतलब हाई क्लास लैंडलॉर्ड, जो भी लैंडलॉर्ड होंगे इनके पास ज़मीन ज़्यादा होगा। ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होगी, और ये डोमिनेटिंग रहेंगे, उनके पास सारा राइट्स रहता था। मतलब ये एरिस्टोक्रेसी में सारा फैसिलिटी आपको मिल रहा है, हाई क्लास लैंडलॉर्ड के पास ज़मीन है। ठीक है, उसके उनका पॉपुलेशन, जो भी पैसे वाले होते हैं, नॉर्मली भी आप लोग देखिए जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन वो डोमिनेटिंग होते हैं, उनके पास सारी राइट्स रहती है। पीसेंट्री में क्या था, लो क्लास लैंडलॉर्ड्स थे, उनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ही कम था, और पॉपुलेशन ज़्यादा था। पीसेंट्री में लो क्लास लैंडलेस पीपल थे, लो क्लास थे, इनके पास ज़मीन नहीं थी। ठीक है, और इनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा था, और ना ही इनके पास राइट्स था, इनके पास कोई राइट्स नहीं था, ना ही इनके पास कुछ नहीं राइट्स था। तो यही मेन सोसाइटी थे। आफ्टर दैट इसके बाद एक और सोसाइटी आई थी, वो थी न्यू मिडिल क्लास। देखिएगा, न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी थी। वो न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी जो थी, इसमें ये इंडस्ट्रियलिस्ट आने से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण से ये सोसाइटी बनी थी, जिसमें एजुकेटेड पॉपुलेशन थे, एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट कर दीजिएगा, लिस्ट कर दीजिएगा इसको। ठीक है, जिसमें डॉक्टर्स, टीचर्स, ठीक है, ये लोग थे। ठीक है, और ये लिबरल नेशनलिस्ट थे, मतलब यही लोग मेन थे जो नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन किए थे। ठीक है, इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था इंडिविजुअल फ्रीडम, मतलब हर एक का, मतलब पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, इनको कहना था कि बाय बर्थ किसी को कोई राइट्स नहीं मिलना चाहिए, हम लोग सब इक्वल, जब सब इंसान एक है तो सबको अलग अलग राइट्स क्यों, सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो मतलब इनका क्या डिमांड था, इंडिविजुअल फ्रीडम, सबको इंडिविजुअल फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, मतलब जो भी कानून है, सबका जो भी कानून बनेगा सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट बाय कंस्ट्रक्ट नहीं होगा, कंसेंट होगा। ठीक है, कंसेंट होगा। ठीक है, कंसेंट होगा, गवर्नमेंट बाय कंसेंट, जो भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा वो पीपल के द्वारा चूज़ किया जाएगा। ठीक है, पीपल उसको, उस गवर्नमेंट को चूज़ करेगी। तो इनका मेनली यही डिमांड था, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ और गवर्नमेंट। इसी के कारण से बाद में नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होने लगा। ठीक है, ज़ोल्बरिन क्या है, ये कस्टम यूनियन था। ठीक है, जो 1834 में फॉर्म किया गया था। ज़ोल्बरिन ये कस्टम यूनियन है, जो कस्टम यूनियन है ये 1834 में फॉर्म किया गया था। और इसमें क्या होता था कि जो भी इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रेड बैरियर्स था उसको ख़त्म कर दिया गया था, और यूरोप में, और उसके बाद फ्रांस में, और उसके बाद एवलाइस ऑफ 28 ऑफ 30 करेंसी, मतलब जो यूरोप में जो 30 करेंसी चल रही थी उसको ख़त्म करके 28 करेंसी को ख़त्म करके मात्र 2 करेंसी को चलाया गया था। ठीक है, मतलब ये 28 को ख़त्म करके बस 2 करेंसी को चलाया गया था कस्टम यूनियन के तहत। ठीक है, ज़ोल्बरिन एक कस्टम यूनियन है। ठीक है, कस्टम यूनियन था, और कस्टम यूनियन के तहत उन्होंने क्या किया था, जो ट्रेड बैरियर था उसको ख़त्म किया। उसके बाद जो 30 करेंसी जो वहाँ चलाया जा रहा था उसको 30 करेंसी को में 28 करेंसी को बंद करके सिर्फ 2 करेंसी को चलाया गया था। ठीक है, और यही लोग क्या कहलाते थे, कंजर्वेटिज्म कहलाते। ठीक है, ये लोग कंजर्वेटिज्म कहलाते थे। ठीक है, कंजर्वेटिव, जो इन लोगों का डिमांड क्या था, लिबरल नेशनलिज्म। ये लोग लिबरल नेशनलिज्म कहलाते थे। क्यों कहलाते थे, क्योंकि उनका डिमांड था इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट कंसर्न बाय हिम, जो हर एक को इंडिविजुअल फ्रीडम दिया जाए, इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, और जो भी गवर्नमेंट रूल करे वो पीपल के द्वारा चूज़ किया हो। ठीक है,
उस जोल्ब्रेन एक क्या है, कस्टम यूनियन है। उस कस्टम यूनियन के तहत 1834 में फॉर्म किया गया, और उस कस्टम यूनियन के तहत जो भी ट्रेड बैरियर्स था उस ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर दिया गया था। और जो 30 करेंसी था उस 30 करेंसी में से 28 करेंसी को बंद करके सिर्फ 2 करेंसी को चलाया गया था। अब ट्रीटी ऑफ बैना आपने देखा होगा कि बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया था 1815 में, ठीक है। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया था, किसके किसके बीच? बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया था किसके किसके बीच? तो आपको याद होगा नेपोलियन और प्रैब के बीच। प्रैब याद है आपको, मैं शॉर्ट फॉर्म बताया था। प्रैब, नेपोलियन और प्रैब के बीच में से प्रैब ने जीता था। उसके बाद ये क्यों चाहते थे कि नेपोलियन ने जो भी सिस्टम लाया था ये चाहते थे कि इसको बंद कर दिया जाए। प्रैब मतलब प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने नेपोलियन को हटा के फिर से वहाँ पे क्या कर दिया गया था, फिर से वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम का फॉर्म कर दिया गया था, फिर से वहाँ पे बर्मन डायनेस्टी का राज आ गया था, ठीक है। ये आपका 2 टॉपिक आज हम लोगों ने ख़त्म किया था। पहला टॉपिक द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, और दूसरा जो टॉपिक था हमारा जो हमारा था वो था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये 2 टॉपिक आज का मैंने ख़त्म कर दिया आप लोगों के लिए, आप लोग का। और इसमें से सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म में वहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे टिल मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। उसके बाद वहाँ का सोसाइटी का स्ट्रक्चर के बारे में मिली दो सोसाइटी था, एक एस्टोक्रेसी, दूसरा पीसेंट्री। उसके बाद उन्होंने न्यू मिडिल क्लास सोसाइटी का फॉर्म किया। न्यू मिडिल क्लास का सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी था जो नेशन स्टेट का फॉर्म किया था, ठीक है। नेशन स्टेट्स का फॉर्म किया था क्योंकि वो चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम सबको मिले, सबको इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट से थे, वो सब सारे लोग एजुकेटेड थे, वो जानते थे एजुकेटेड थे, वो चाहते थे कि जब सब इंसान एक है तो सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, किसी को चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको इक्वल लॉ होना चाहिए, जिसके कारण से उनको लिबरल नेशनलिज्म कहा जाता था। और वो चाहते थे इंडिविजुअल फ्रीडम हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, गवर्नमेंट जो भी बने उनके पीपल के कंसेंट गवर्नमेंट बाय कंसेंट हिम, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आए वो पीपल के द्वारा आए, ठीक है। फिर जोल्ब्रेन क्या है? जोल्ब्रेन एक कस्टम यूनियन है। उस कस्टम यूनियन के तहत जो वहाँ पे ट्रेड बैरियर चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया, जो वहाँ पे 30 करेंसी चल रही थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। कंजर्वेटिव्स यही है होते जो न्यू मिडिल क्लास थे, वो उन्हीं को कंजर्वेटिव्स बोला जाता था। और उसके बाद उन्होंने ट्रीटी ऑफ बैना क्या था? ये इन द बैटल ऑफ वाटरलू में एक ट्रीटी साइन किया गया था नेपोलियन के बीच और प्रैब के बीच। प्रैब क्या था मैंने आपको बता चुका हूँ कि प्रैब क्या है। प्रैब एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने का, नेपोलियन और प्रैब के बीच बैटल ऑफ वाटरलू लड़ा गया था। प्रैब में प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, जिसमें से प्रैब की जीत हुई थी। और उसके बाद उन्होंने फिर से वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम लागू कर दिया था, और फिर से फ्रांस में बर्मन डायनेस्टी का राज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट होगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।